डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 9th साइंस। 8th क्लास से जब आप 9th क्लास में आते हो तो हर एक सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आते हैं और 9th क्लास को हम मानते हैं कि आगे जो आपकी 11th 12th के लिए जो बेस तैयार होता है आपका, वो 9th क्लास से तैयार होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम साइंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जो साइंस में फर्स्ट पार्ट हमारा केमिस्ट्री आता है, वैसे आपने 8th क्लास तक जो साइंस आपने स्टडी की है उसको कलेक्टिवली आपने स्टडी किया है, सिर्फ साइंस आपने स्टडी की है। लेकिन यहाँ पर 9th क्लास में हम साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स और थर्ड पार्ट आता है बायोलॉजी। अगर थर्ड पार्ट से देखें बायोलॉजी, बायो मीन्स द लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिट के बारे में स्टडी करना, हैबिटेट के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करना, फंक्शन के बारे में स्टडी करना, फॉर्मेशन के बारे में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आता है उसको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेकंड पार्ट आता है फिजिक्स। फिजिक्स में हम मेज़रमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी सब्सटेंस का वेट करना, कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लीटर में, वॉल्यूम कितना है, उसका मास क्या है किलोग्राम में, मतलब जितने भी मापने तोलने की जो भी साइंस आती है जो मेज़रमेंट से रिलेटेड है वो फिज़िक्स में आती है। और केमिस्ट्री में जैसा नाम है, केमिस्ट्री इज़ इक्वल टू द केमिकल्स, केमिकल के बारे में जो स्टडी करते हैं, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, इवन ह्यूमन बींग, हम खुद भी केमिकल से मिलके बने हैं। तो केमिकल्स को स्टडी करना, केमिकल्स के बारे में स्टडी करना, वो आता है केमिस्ट्री में। तो आज जो हम बेसिक करेंगे, जो स्टार्टिंग होगी वो केमिस्ट्री से होगी। केमिस्ट्री छोड़िए, हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें जो सब्सटेंस अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं उसको हम कॉमन लैंग्वेज में थिंग्स बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में ऑल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। But in case of the science, in the language of science, we call them matter. Anything which present in our surrounding that have the mass and occupy the space. This anything is called matter. अब आपके सराउंडिंग में क्या है, आपके चारों तरफ क्या है? आपके चारों तरफ ये मान सकते हैं हम, कॉपी है, पेन है, बैग है, इरेज़र है, बेंच, टेबल, चेयर, इवन एयर, वाटर, मिल्क एंड टी, ये हमारे चारों तरफ है। और इसके अलावा प्लांट्स आपके चारों तरफ है, एनिमल आपके चारों तरफ है। तो एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड द मैटर। और हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकली या फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड मैटर। सेकेंड वन इज द लिक्विड मैटर एंड थर्ड वन इज द गैसियस मैटर, और यू कैन से गैस। 3 स्टेट में हम डिवाइड करते हैं। अब सॉलिड कौन से सब्सटेंस है? सॉलिड वो सब्सटेंस दैट हैव द डेफिनेट शेप। अब देखिए, 2 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब डेफिनेट शेप कैसे? जैसे हमने पेन लिया, पेन को अगर हम कहीं पर भी रखते हैं, इवन पेन को पेपर के ऊपर रखते हैं, पेन को हम किसी गिलास के अंदर रखते हैं, पेन को अगर हम रखते हैं टेबल के ऊपर रखते हैं, तो पेन की जो शेप है वो यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। मीन्स हैव द डेफिनेट शेप। सिलेंड्रिकल है ये, सिलेंड्रिकल शेप तो ऐसी ही रहेगी जिसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता, दैट हैव द डेफिनेट शेप इवन इन ऑल द कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड। तो यहाँ पे टिक मार्क का मतलब ये हुआ कि द मैटर और द फेज ऑफ द मैटर और स्टेट ऑफ द मैटर विच हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है, कितना स्पेस ये लेगी, कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस लेगा। एक चेयर को आप रखते हो, वो चेयर जितना स्पेस लेगी, उसको कहीं पे रखें वो उतना ही वॉल्यूम अपना रखेगी, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। जबकि लिक्विड में देखें, लिक्विड में वाटर हमारे पास है, अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, अगर उस वाटर को आप एक बीकर में डालते हैं तो वो बीकर की शेप लेता है।
अगर उसको एक आप जग में डालते हैं तो वो जग की शेप लेता है, इवन एक गिलास में डालते हो तो गिलास की शेप लेता है। मीन्स दैट्स हैव नो डेफिनेट शेप, पर वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। वॉल्यूम कैसे, जैसे अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, आप किसी भी कंटेनर में उसको डाल लें उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। दैट हैव द फिक्स वॉल्यूम। नो द फिक्स shape but have the fixed volume. This is state is called the liquid state. And third state is called the gas. अब गैसीय स्टेट में ना तो इसका फिक्स शेप होती है। अब देखिए, एक अगर परफ्यूम की बोतल हम लेके आते हैं, परफ्यूम की बोतल अगर छोटी है तो उसके अंदर जो परफ्यूम प्रेजेंट है वो उस बोतल के वॉल्यूम का वॉल्यूम उसका होगा। जो वॉल्यूम की जो शेप बोतल की है वही शेप उस गैस की होगी या परफ्यूम की होगी जो उसके अंदर रखा जाएगा। इवन अगर हम उसको एक बोतल में डालते हैं तो एक बोतल की शेप लेगा। अगर उसको एक रूम में ओपन कर देते हैं तो पूरे रूम की शेप वो ले लेगा। इवन रूम का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम उस गैस का होगा। तो गैस का ना तो कोई शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। तो फिजिकली हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, सॉलिड का कोई एग्जांपल, सॉलिड में टेबल आ जाएगी, चेयर, पेन, कॉपी, पेंसिल, इवन ह्यूमन बीइंग, वी आर सॉलिड। लिक्विड में हमारा एग्जांपल आ जाता है मिल्क। अच्छा, इसकी और भी करेक्टरिस्टिक्स है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल हमें टॉपिक स्टार्ट करना है और हमारा जो मेन टॉपिक है वो सिर्फ बेसिक आपको बताना है कि केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या क्या फंडामेंटल आपको याद होने चाहिए आगे जब केमिस्ट्री को हम करते हैं। अच्छा, मिल्क, वाटर, इवन टी, दीज आर द लिक्विड। और गैसेस स्टेट में आती है वो गैस जो हम रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, जब सांस लेते हैं तो उस दौरान जो गैस लेते हैं उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। और जो गैस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। और थर्ड याद रखें आप कि एयर में हाईएस्ट कंसंट्रेशन या परसेंटेज में जो गैस प्रेजेंट है उसका नाम नाइट्रोजन। अब देखिए, सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कोई भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पता लगेगा कि वो सब्सटेंस बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होती है। मतलब ये हुआ कि जो भी सराउंडिंग में हमारी है, वो चाहे लिविंग है, नॉन लिविंग है, जो भी सब्सटेंस हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो एक मैटर है, और वो मैटर बना है किससे, एटम से। तो ये मान के चलें कि साइंस जब स्टार्ट होती है तो एटम से ही होती है। एटम से ही हर एक मैटर बना है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे मैटर हैं, वो सारे एटम से बने हैं। तो हमें स्टार्टिंग अभी देखा जाए तो हमें मैटर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और मैटर को डिवाइड करते हैं तो एटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एटम को भी हम आगे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एटम में भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। पहला पार्टिकल प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट है प्रोटॉन, और तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन वो पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन वो पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटम होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है एटम। और एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस हुआ, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि एटम के 2 पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं N+P। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो न्यूट्रॉन है उस पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब ये देखें कि ये दोनों पार्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बाहर,
जैसे हम सोलर सिस्टम को देखें, सोलर सिस्टम में पता लगा कि जो सन है वो सेंटर में प्रेजेंट है, जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ रोटेट करती है, रिवेल करती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो ठीक हुआ कि एटम के 3 पार्ट हैं। अब एटम का, हर एक एटम का कितने टाइप के एटम हमारे पास है? हमारे पास नेचर में उतने टाइप के एटम हैं जितने टाइप के हमारे एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है तो उतने टाइप के हमारे एटम हुए। मतलब एटम है वो भी अलग अलग टाइप के एटम हमारे पास है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के सभी एटम है। और उन एटम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो किस टाइप के एटम है तो हमने उसको एलिमेंट में डिवाइड किया है कि एलिमेंट वो होते हैं। अब हमारे पास टोटल केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट होते हैं। इनमें से ज़्यादातर एलिमेंट मेटल हैं और बहुत कम एलिमेंट नॉन मेटल है। चलो इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, अब एलिमेंट पे आते हैं। अब हर एक एलिमेंट जब बताएं कि 118 एलिमेंट होते हैं तो हर एक एलिमेंट का एक नंबर होता है। हर एक एलिमेंट का एक नंबर है। जैसे क्लास में हमारा रोल नंबर होता है वैसे एलिमेंट का भी नंबर है, और वो नंबर को हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर कितना है वो देखते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का डिपेंड करता है उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट हैं उतने ही उस एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स एटॉमिक नंबर अगर 7 मानते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 हुआ। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। मीन्स एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। अब अगर ये मान लें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 हुए। ऐसे इसको लिखते हैं। अब बात आते हैं एटॉमिक नंबर से ही हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देख लेते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये तो फिक्स है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर कैसे प्रेजेंट है, उनकी अरेंजमेंट क्या है। क्या वो न्यूक्लियस से बाहर वैसे ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, या उसकी भी कोई ओरिएंटेशन है, फिक्स पोजीशन है उनकी भी। तो उस अरेंजमेंट को कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, उसकी अरेंजमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स। जैसे स्टूडेंट तो है एक स्कूल में बहुत सारे, मान लीजिए स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, पर ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट जहाँ पर जिसकी मर्ज़ी होगी वहाँ पर बैठेगा। उनकी अपनी क्लास होती है। मीन्स सेम सब्जेक्ट को स्टडी करने वाले स्टूडेंट एक जगह पर रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, तो वो एक क्लास में बैठते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी अपनी क्लास होती है। उस इलेक्ट्रॉन की क्लास को हम नाम देते हैं शेल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी शेल। और शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। अब डिफरेंट सेल्स हैं। सेल्स कितने टाइप की होती है, सेल्स होती है हमारी के, एल, एम और एन, ये होती है। अब अगर देखें तो के में मैक्सिमम जो के सेल हैं, के, एल, एम और एन, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे एम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हम जो स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि जो 8 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबिलिटी होती है तो हम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। मतलब ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग सेल्स में। कैसे, अब इसके अरेंजमेंट कुछ है, कैसे समझें कि
हाँ, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अगर इतना करते हैं तो एक ज़रूरी है कि आपको 1 to 20 नेम ऑफ एलिमेंट पता होने चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उनका सिंबल क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पहले ये पता करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है, वो देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से टॉपिक को दोबारा उठाते हैं। तो एलिमेंट 1 to 20 कर लेते हैं। वैसे तो 118 एलिमेंट है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका काम चल जाएगा 9th क्लास में, तो वो 20 या 18 तक काम चल जाएगा, फिर भी हम 20 तक करते हैं। अब जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, और फिर सिंबल उसका क्या होता है, फिर के एल एम और एन ये लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब और भी आ जाता है इसमें, चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद में लिख लेंगे। इधर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर वैलेंसी हो जाएगा कंप्लीट, इसमें दिखेगा। हाँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, फर्स्ट एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सिंबल H, और देखिए एटॉमिक नंबर 1, और अभी पीछे बताया था कि एटॉमिक नंबर जितने हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अब कैसे KLMN में कैसे इसको फिलअप करेंगे, तो पहले तो यही लिख लेते हैं। सेकंड हीलियम, इसका सिंबल होता है He। थर्ड लिथियम, Li। फोर्थ बेरिलियम, Be। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, N से ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करेंगे, और नियोन ये 10th नंबर। तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। 11th नंबर पर आता है सोडियम, Na। 12th नंबर पर मैग्नीशियम, Mg। 13 एल्यूमिनियम, Al। 14 सिलिकॉन, Si। 15 फॉस्फोरस, P। देन सल्फर, S। क्लोरीन, Cl। और 18 आर्गन, Ar। देन 19 पोटासियम, K। और लास्ट कैल्शियम। लास्ट नोट इन द सेंस ऑफ लास्ट एलिमेंट मीन्स up to 20 दिस इज द लास्ट एलिमेंट।
तो ये एलिमेंट की आपको सीरीज़ पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के नाम आपको पता होने चाहिए, तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगी। और ये स्टेप टू स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको 1 to 20 नेम ऑफ एलिमेंट पता होने चाहिए। अब लिखते हैं इनका KLMN। KLMN कैसे लिखेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको समझते हैं। अब इसको यहाँ से समझते हैं कि KLMN में मान लिया हमने K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 8 आ सकते हैं, और ये स्टेबिलिटी के लिए मानते हैं कि M और N में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसको देखें कि मान लीजिए आपका क्लासरूम है, इसके अकॉर्डिंग अगर इसको रखते हैं, और क्लासरूम में ऐसे बेंच लगे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे बेंच लगे हैं। तो ये है कि पहले बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, दूसरे पर डेस्क पर 2, तो तीसरे पर भी 2 स्टूडेंट आ सकते हैं। फर्स्ट रो में ईच बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। सेकंड में 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं एक बेंच पर, और जो लास्ट है उस पर 6 स्टूडेंट मान लीजिए बैठ सकते हैं। ऐसी कुछ अरेंजमेंट हमने बनाई है। अब इधर देखा जाए तो जो फर्स्ट स्टूडेंट आता है तो फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, सेकंड स्टूडेंट उसी फर्स्ट बेंच पर, तब तक 2 स्टूडेंट मैक्सिमम उस पर आ सकते हैं, तो तब तक बेंच फिलअप नहीं होता, थर्ड स्टूडेंट अगले बेंच पर नहीं जाएगा। अब जैसे बेंच फिलअप हुए, एन मीन्स एक में बेंच पर 2 स्टूडेंट आ गए, तो अगला स्टूडेंट हमारा सेकंड बेंच पर होगा, और फोर्थ स्टूडेंट फिर अगले बेंच पर। इसके फिलअप करने के बाद फिफ्थ स्टूडेंट, मीन्स ऐसे जब तक स्टूडेंट, अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट क्लास में 9 होते तो कैसे फिलअप करेंगे, 9 है तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 वो सेकंड रो में फर्स्ट बेंच पर बैठेगा। तो मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है बेंच की, उतने ही उस पर स्टूडेंट आ सकते हैं। तो हमारे पास भी ऐसा ही है। मान लीजिए एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का 1 है, 1 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो 1 हुए। जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 हुए। अब एक इलेक्ट्रॉन को इस सेल्स में हमें रखना है, तो पहली सेल कौन सी हुई, K, फिर L, M और N ऐसे हुई, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहली सेल कौन सी हुई, K हुई। जैसे ये फर्स्ट बेंच था, फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच पे स्टूडेंट तब तक नहीं जाएंगे जब तक फर्स्ट बेंच फिलअप नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स है, फर्स्ट सेल है K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, जब तक ये फिल नहीं होगी तब तक अगले उसमें सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन 1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा K में। ठीक है। अब हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन K में आएंगे, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ चुके हैं। अब एटॉमिक नंबर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो K में हम 3 नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे एक बेंच पर 2 स्टूडेंट आ सकते हैं तो 3 नहीं बैठ सकते, तो तीसरा स्टूडेंट अगले बेंच पे जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 ही हैं। K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 2 आ गए, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा L में। अब हमारे पास मान लीजिए टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 9 हुए, और 9 इलेक्ट्रॉन में से K में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है सर, तो L में कितने आ सकते हैं, तो L में आएंगे इसके अकॉर्डिंग बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन L में आएंगे, तो L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो तब तक 8 आते हैं, तब 7 है हमारे पास, तो ये आ जाएंगे। अब अगर देखते हैं, इधर लिखते हैं K, L, M और N, ये अगर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो एटॉमिक नंबर अगर हमारा 15 मान लेते हैं, 15 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। ये पहले बताया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके इक्वल होंगे। अगर 15 है तो मान लीजिए K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बचे कितने, 13 इलेक्ट्रॉन बचे। 13 में से जो L में आएंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल कितने हुए 10, बचे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे M में, क्योंकि अब देखिए L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 करने के बाद अगले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे M में। ठीक है, तो अब देखते हैं KLMN यहाँ तक करते हैं। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो K में आ जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी K में आएंगे। अब लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3 है तो मानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए K में और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा L में।
ठीक है। बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 2 आएंगे, 2 and 2। देन बोरोन में टोटल 5 है, 2,3, देन 6, 2,4, देन 7, 2,5, 8, 2,6, देन 9, 2,7 और 10, 2,8। अब देखिए एल में 8 आ सकते थे, मैक्सिमम 8 आ चुके हैं। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा हमारा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा नेक्स्ट सेल में, 2, 8, 1, देन 2, 8, 2, 2, 8, 3, देन 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 6 में 16 है तो 10 + 6, देन 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब देखिए एल में भी मैक्सिमम बताया था कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन जो बचता है पोटासियम के केस में 2, 8, 8, 1 आगे चला जाएगा, 2, 8, 8, 2 ये आगे चला जाएगा। अब पहले आप इतना कीजिए, अगर आपको इतना आता है तो फिर उसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा सेकेंड लेक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो पहले ये ज़रूरी है कि आपको आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, एटॉमिक नंबर आपको याद हो 1 to 20 एलिमेंट, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएँ। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं, चलो इसी में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगते हैं। अब आपकी आउटर मोस्ट सेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका वो कौन सी सेल में एंटर करता है और उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोबारा देखिए हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के में एंटर करता है तो लास्ट सेल हमारी जो फील्ड सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लास्ट बट फील्ड सेल कौन सी है, वो के है। के में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ, ठीक है। एल में के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और के ही हमारी लास्ट फील्ड सेल है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हुआ। अब देखिए नेक्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं के में, उससे अगला इलेक्ट्रॉन एल में आता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एल में एंटर करता है तो एल हमारी लास्ट फील्ड सेल हुई और लास्ट फील्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर आगे देखते हैं तो लास्ट फील्ड सेल कौन सी, दोबारा फिर एल हुई, एल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। अब थर्ड सेल हमारे सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एल में 3 है तो 3। फिर लास्ट सेल फील्ड सेल हमारी हुई एल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 और इधर एल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 और एल में 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल देखनी है आपको, लास्ट बट फील्ड, मतलब लास्ट ऐसा नहीं कि आप एन देखें, एन में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं तो एन कैसे देखेंगे, एम में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एम को छोड़ देंगे। लास्ट बट फील्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसको हमें देखना है। अब देखिए इसमें फील्ड सेल कौन से हैं, एल है, एल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एल के बाद अब आती है एम, ये आती है एम सेल। अब लास्ट फील्ड सेल कौन सी हुई, एम सेल हुई। एम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर एम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 लिखेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन पे 5, 6 और 7 और 8। अब जैसे आगे आते हैं तो पता लगता है कि एक और सेल ऐड हो गई, कौन सी सेल हुई, A1, 2, 3 और फोर्थ हमारी लास्ट सेल है यानी कि एन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2। ऐसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको पता होगा तभी आप वैलेंसी निकाल पाओगे। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अब वैलेंसी में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट, जैसे बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये देखें। इसमें ना याद रखें कि हीलियम और नियोन ये दोनों नोबल गैसेज हैं, हीलियम और नियोन। और जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट हमारे पास है 118 एलिमेंट, वो या तो अपना कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये KLMN,
या तो अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा करना चाहते हैं, और कौन सी नोबल गैस? जो उसके पास हो, मतलब जो नोबल गैस उसके पास हो, क्लोज जो नोबल गैस है उस जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए नोबल गैस दो हुई, हीलियम नोबल गैस हुई, दूसरी कौन सी हुई? नियोन नोबल गैस हुई। तो जो हाइड्रोजन है, अब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? के में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नियोन का कॉन्फ़िगरेशन कहता है KLM28। मतलब हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाए, क्योंकि वो स्टेबल होता है और हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये देखिए हाइड्रोजन के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हाइड्रोजन के पास 2 चांस बनते हैं, 2 ऑप्शन है इसके पास कि ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन करें या नियोन जैसा करें। अब नियोन तो बहुत दूर हो गई, मैंने आपको बताया जो उसके पास जो नोबल गैस उसके पास है उस जैसा कॉन्फ़िगरेशन करता है। अगर हाइड्रोजन के में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस जैसा कर सकता है? हीलियम जैसा कर सकता है। पर कब होगा? हीलियम के कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो अगर वो के में 1 इलेक्ट्रॉन और ले लें तो उसकी वैलेंसी हो गई 1, मीन्स कितने वो लेगा या कितने देगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन वो देगा, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब देखते हैं जैसे हीलियम, अब सेकंड हीलियम आता है। हीलियम तो खुद ही नोबल गैस है, तो नोबल गैस ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है, तो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अब आते हैं हम लिथियम पर। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये बनेगा, एटॉमिक नंबर 3 है तो बनेगा KLM, मीन्स के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये लिथियम इधर है, अब लिथियम के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो नियोन की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लें जो काफ़ी दूर है, या फिर हीलियम की तरह कर लें। अगर हीलियम के जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन करता है तो ये देखिए हीलियम के पास सिर्फ के में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल इसके पास नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तभी तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा होगा। लेकिन अगर ये नियोन जैसा करना चाहता है तो नियोन के L में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब आते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। तो बेरिलियम के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन करें। अब नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये 6 लेगा, या फिर 2 दे के, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा हो जाएगा। तो ये किसके पास आता है? हीलियम की जैसा दिखता है, थोड़ा क्लोज इसके हीलियम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, तो वैलेंस इसकी 2 हो जाएगी। अगर आते हैं बोरोन के पास तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2-3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या करेगा? बोरोन के पास भी अब देखिए 2 ऑप्शन है, तो या तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें, ऐसा नियोन का कर लें, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देकर किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें, हीलियम का। अब जो नंबर कम है, मतलब 5 लेना तो मुश्किल है पर 3 देना आसान है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देके हीलियम का कर लेता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब जब आते हैं कार्बन, कार्बन से देखिए नियोन क्या कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4 देगा। ये 2-4 हुआ तो 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो लेगा या देगा। तो प्लस माइनस लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस, प्लस माइनस 4 लगाते हैं। इवन जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पर चार्ज आता है पॉजिटिव, जैसे इस पे पॉजिटिव है, प्लस में है, प्लस में ऐसे आएगा। लेकिन ये क्या कर सकता है? ये दे भी सकता है ले भी सकता है, तो प्लस माइनस बाद में आप देखना क्या करेगा। लेकिन अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, कौन सा? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 2 और 5। अब देखिए, अब इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 है, L में 5 और L में नियोन के कितने? 8 हैं। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेकर नियोन का कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, या 5 इलेक्ट्रॉन देकर हीलियम का कर सकता है। तो अब थोड़ा मुश्किल हुआ हीलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए 5 देना मुश्किल हुआ, ये 3 लेकर नियोन का कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी।
अब इसके नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 6। 2 6 कॉन्फ़िगरेशन पे अगर ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन करता है, इधर नियोन का कॉन्फ़िगरेशन करता है तो क्या करेगा, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अगर वो हीलियम का करता है उसको 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे सर, जो मुश्किल है। अब की बार आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसकी वैलेंसी हुई 2। वैसे ही फ्लोरीन के पास 2 7 है, तो उसको नियोन तक का कॉन्फ़िगरेशन कवर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन देगा अगर हीलियम उससे दूर हुआ ना, तो अब वो हीलियम का नहीं करेगा, वो जो उससे पास होगा उसका करेगा। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 1 लेगा। ये ऐसे सर, ठीक है। अब ये देखिए नियोन तो खुद नोबल गैस है, तो वो क्या करेगा, ना वो लेगा ना देगा, तो 0। अब नियोन के बाद जो नोबल गैस आती है आगे, वो आती है आर्गन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है KLM मीन्स 2 8 8, ये होता है। अब आते हैं हम किस पर, सोडियम पर आते हैं। सोडियम का अब ऐसे ही आप सारे करोगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या करेंगे KLM ऐसे होगा, तो 2 8 कितने हुए 10, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा M में 1। तो M में अब देखिए इसके पास ये बचा, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, इधर हम लिख देते हैं नियोन का कॉन्फ़िगरेशन KLM, तो नियोन का क्या हुआ 2 8 हुआ। तो इस केस में क्या है कि सोडियम अगर आर्गन के आगे जाके आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कवर करता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और इसका 10 है, आगे जाके आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इसके 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। लेकिन अगर नियोन का करता है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 बचे, तो नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा सर ऐसे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी वैलेंसी कुछ ऐसे आपको मिलेगी, ये आप खुद निकाल के देखना, बाकी तक के जैसे मैंने आपको बताई है वैसे करके देखना। ओके, ये हमारी वैलेंसी बनेगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था 9th क्लास के लिए, और इवन 11th क्लास में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये 9th क्लास का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो इसको देखें। उसके बाद हम कल इसकी सेकेंड वीडियो रहेगी, मीन्स मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अगला जो स्टेप होगा। ये किसी मैंने बताया किसी टॉपिक से, किसी चैप्टर से अभी रिलेटेड नहीं है, ये सब ये बेसिक है जो आपके आता है चैप्टर 4, हाँ आई थिंक 3rd और 4th चैप्टर से रिलेटेड है थोड़ा सा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 3rd और 4th चैप्टर में थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है सर। आज इतना ही करते हैं, फिर अगले लेक्चर में 9th क्लास की केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे।